सचिन तेंदुलकर से हो जाए तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा और हमारे यहाँ आना सफल हो जाएगा। जेपी पलंग पे ऐसे बैठे हुए थे और धोनी साहब ने कमरा खोला। खबर के पीछे खबर छिपी हुई रहती है, तो हमारा जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है वो इक्का दुक्का ही है। छिपाना चाहेंगे तो वो छिपेगी नहीं। सोशल मीडिया पे वो बराबर आपके एसोसिएशन इस समय मध्य प्रदेश में कमज़ोर है। प्रमुख इवेंट हो गया खेल का, इसीलिए वो फ्रंट पेज पर ही आने लगा है। इसका जो मीडिया का क्षेत्र काफ़ी सीमित क्षेत्र नहीं, बड़े अखबार तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, छोटे अखबार वगैरह के कैरियर तो है ही, लेकिन बहुत कुछ ये एक समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है। हम इंटरफेस में ही नहीं खेलते हैं, पूरे साल भर ओपन टूर्नामेंट है, उसमें पूरी एक टीम खेलती रहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जॉब की। दो 2006 के आपने उस वनडे मैच की बात की। मुझे जहाँ तक याद है, भोपाल के, जैसे आपने बताया, बीजेपी यादव उस टीम में थे, तो महेंद्र सिंह धोनी जिसे भी आपकी मुलाकात हुई, शायद वो रूम पार्टनर थे दोनों, और आप चूंकि भोपाल से थे तो जेपी से ज़रूर मिले होंगे और महेंद्र सिंह धोनी से भी मिले होंगे, तो वो थोड़ा सा समय याद आ रहा हो तो बताएं कि कैसी मुलाकात थी, और उसके बाद का जो ऑरा था वो महेंद्र सिंह धोनी जी का हमने देखा ही है कि कहाँ से कहाँ। हाँ, निश्चित ही वो बहुत अच्छा, हमारे लिए भी काफ़ी मेमोरेबल रहा वो। हम उस समय वो मैच चेन्नई में था और टीम रुकी थी ताज कोरमंडल करके एक होटल है, बड़ी होटल है वहाँ पे ताज, उसमें रुकी थी, क्योंकि हमें खिलाड़ियों से मिलना था, हमें इंटरव्यूज़ करने थे। तो अब चूँकि आप कहीं भी कवर कर उसी कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका कोई एक खिलाड़ी उस टीम में हो, तो वो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। वैसे तो आपके संबंध अगर हो तो ठीक है, कवर करने में बड़ा आनंद आता है और सारे सूत्र बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आपका कोई उसमें टीम में है तो बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आती है। तो हम ताज जिस होटल में टीम ठहरी थी उसी होटल में हम गए। हम जेपी यादव जी से मिलने गए थे कि भाई यार उनसे मिल लेंगे, थोड़ा सा ठीक रहेगा, इतनी दूर आए हैं, उनका मैच है कल। तो हम मैच की जो पूर्व संध्या वाली जो रात होती है, हम उस रात को वहाँ पे होटल में गए। तीसरे या चौथे माले पे टीम रुकी थी, हम लिफ्ट से ऊपर गए। नीचे जैसे ही हम गए थे तो लिफ्ट में आरपी सिंह उस समय वहीं पर नीचे खड़े हुए हमें दिखे। फिर हम टीम उसमें गए तो हमने जैसे ही जेपी यादव जी का कमरा नॉक किया तो गेट उधर से जिस बंदे ने खोला, तो हम उस समय तो नहीं, लेकिन बाद का जो वो था उनका हवा मंडल वो दुनिया जानती है। जेपी यादव के कमरे में महेंद्र सिंह धोनी बैठे हुए थे और जेपी पलंग पे ऐसे बैठे हुए थे, और धोनी साहब ने कमरा खोला तो हम देखते ही बराबर धोनी कर, फिर हम अंदर गए तो फिर जेपी से मिले, फिर महेंद्र भाई भी वहाँ पे बैठे, महेंद्र सिंह धोनी, फिर बातचीत हुई उनसे। उसी दौरान रूम में हरभजन सिंह आ गए। चूँकि मेरा एक वो था कि मैं कैसे ही करके सचिन से बात हो जाए, सचिन तेंदुलकर से बात हो जाए तो हमारा यहाँ आना ठीक रहेगा। तो काफ़ी प्रयास किए हमने कि सचिन तेंदुलकर से इंटरव्यू हो जाए रात को, क्योंकि हमने कोई उनसे अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं था कि यार अपॉइंटमेंट ले लें तो उनसे बात हो जाएगी। तो हमने उस दौरान जेपी यादव जी से भी निवेदन किया कि चूँकि आप तो हमारे भाई जो घर के हो, तो आपसे तो कई बार हुए ही है, और चूँकि धोनी उस समय नए थे तो हमें उतना इंटरेस्ट धोनी में नहीं रहा होगा कि हम धोनी का इंटरव्यू कर ले। तो धोनी ऐसे बैठे थे, बात कर रहे थे, हरभजन सिंह ऐसे बात कर रहे थे उनसे, ऐसे ही जनरली बात की। जेपी ने भी ये नहीं बोला कि ये मेरे मीडिया से है, तो वो भी खुल के बात कर रहे थे, सारी चीज़ें जो बात आम चलती रहती उसी कमरे में। तो हमने बोला कि भाई यार कैसे ही करके हमारी बात सचिन तेंदुलकर से हो जाए तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा और हमारे यहाँ आना सफल हो जाएगा। तो जेपी ने कोशिश भी की, लेकिन अंततः उनका दरवाज़ा बंद हो गया। तो एक बार फिर उनका दरवाज़ा बंद होता है रात को, तो फिर बोले खुलता नहीं, वो फिर हम भी नहीं खुलवा सकते हैं। तो फिर वो अंततः उनसे इंटरव्यू हुआ नहीं, और हमने महेंद्र सिंह धोनी और हरभजन सिंह का इंटरव्यू किया नहीं। हमने कहा ठीक है, हमें वो ऐसा था ही नहीं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का मैंने इसके बाद में 2 इंटरव्यू किए, 2 इंटरव्यू किए, एक वहीं चेन्नई में, और चेन्नई में ग्राउंड में, होटल में नहीं किया। चेन्नई
के ग्राउंड में जब उनसे बात हुई तब किया, और एक बार वो भोपाल आए तब भी उनसे इंटरव्यू हुआ। हरभजन सिंह भी एक बार भोपाल आए तब उनका इंटरव्यू हुआ। तो ऐसे उनसे इंटरव्यू तो हुए, लेकिन फर्स्ट जब वो सामने बैठे थे तब उनसे उनके इंटरव्यू नहीं किए, क्योंकि हमारा एक वो था कि उस समय सचिन तेंदुलकर साहब से अगर बात हो जाए, उनसे सही हो जाता तो हमारा पूरा वही था, लेकिन वो व्यवस्था जमी नहीं तो उनका इंटरव्यू हुआ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा वो जो टूर था, वो पहला जो हमारा इंटरनेशनल मैच था मेरा, वो बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलने का मौका मिला वहाँ पे, और इंटरव्यू भी ठीक हुए। तो संस्थान जब इस तरह से आपको भेजता है, जब या वर्ल्ड कप हो या कोई बड़े इवेंट हो, तो क्या कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है? वो तो सारे आपको जिस दिन से ही आपको अपॉइंटमेंट मिला, संस्थान ने भेजा कि आपको ये करना है, तो आपको उसी दिन से फील्डिंग शुरू हो जाती है कि हमको अलग करना है। अलग कितना हम अलग कर सकते हैं, तो हम सारे अपने जितने भी सारे सोर्स हैं, सारा सब कुछ आपका जितने भी परिचय हैं उनका पूरा वो कर लेते हैं कि भाई यार मुझे यहाँ आना तो ये करना है, ये करना है, ये करना, पूरा एक प्रोफार्मा पहले ही तैयार हो जाता है, एक खाका तैयार कर लेते हैं। तो चैलेंजिंग ज़्यादा होती है, चूँकि आपको कवर करने दूसरे शहर जाना है, तो वहाँ बहुत सारी व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं होती है, तो उसमें और चैलेंज बढ़ता है। लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हो तो कवरेज हो जाता है अच्छा। और रिलेशनशिप इस फील्ड में कितनी ज़्यादा महत्व रखती है? क्योंकि कभी कभी साथ में जो दो दोस्त जाते हैं किसी इवेंट को कवर करने पर, दोनों नहीं बताते कि मैं कल के अखबार में क्या देने वाला हूं, तो ये भी एक चैलेंज रहता है। और रिलेशनशिप भी आपको रखनी है कि भाई यहाँ चलना वहाँ चलना, वो आप साथ में जाते हैं, तो वो रिलेशनशिप पूरे अपने इस प्रोफेशन के दौरान कितनी अहम आपकी नज़र में है? रिलेशन, आपका व्यवहार, ये सब इसी फील्ड में नहीं, मतलब मीडिया में ही नहीं, सभी जगह पे, पूरे जीवन में सभी जगह काफ़ी महत्वपूर्ण है। बगैर इसके आपका कहीं कोई काम नहीं चलेंगे। आपके रिलेशन अच्छे हैं दुनिया भर से, तो आपका कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है कहीं भी, मतलब इसमें और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही आपको सारी चीज़ें आपको, जैसे ही आपके अगर सबसे संबंध अच्छे हैं, सबसे व्यवहार है आपका अच्छा, आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आपको एक एक चीज़ों की जानकारी आपको बराबर मिलती रहेगी। मैं तो चूँकि मेरा भोपाल में ये 30वां साल है इस फील्ड में, तो मुझे एक एक चीज़ों की जानकारी पूरी रहती है। वो रिलेशन से ही है, मतलब मेरे जितने भी, चाहे जिस इस फील्ड में हूँ, तो एक एक चीज़ को मुझे सुबह से लेकर शाम तक की सारी नोट करा देते हैं कि सर आज यहाँ ये है, आज यहाँ ये हो रहा है, आज ये यहाँ हो रहा है, आज ये यहाँ हो रहा है। तो इतना तो आपको रिलेशन बना के रखना पड़े। अब रिलेशन बनाने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि उनके आड़े वक्त में आपको काम आना है। आप अगर उनका काम करते गए, आपके रिलेशन बनते जाएंगे, ये तय है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे साथियों को जोड़ रखा है जो मेरा काम आसान करते हैं, और वही मैं उसको आगे बढ़ाए हुए हूँ। अभी आपने एक बात की कि रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, आड़े वक्त में काम आना पड़ता है, लेकिन कभी कभी आप उन्हें आड़ा वक्त भी दिखाते हैं। हमने ये भी देखा है कि जो काफ़ी ऐसी न्यूज़ रहती हैं जो पाठक चाहते हैं जानना, जैसे आपने कहा कि कुछ अलग हम देना चाहते हैं, हमारा अखबार कुछ अलग देना चाहता है, तो काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जिनके विरुद्ध, या ऐसा कहें कि उस योजनाओं के विषय में जो असली बात है, जो एक पत्रकार की नज़र से या आम जनता की नज़र से जो बात है, वो भी आप दर्शकों, मतलब अपने श्रोता, वो जो पाठक हैं उनके सामने रखते हैं, तब रिलेशनशिप किस तरह से डगमगाता है या कुछ बैलेंस होता है उसमें? क्योंकि ये आपका एक काम है, और जो आईना आपको कहा जाता है कि चौथा स्तंभ जो सब कुछ जानता है, ये सब कुछ एज इट इज़ लोगों के सामने रखता है। खबर के पीछे खबर छिपी हुई रहती है। हर एक खबर के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपे रहते हैं, और वो कारण आगे नहीं आते हैं, और वही कारण आपको बताना रहता है कि ये क्यों हुआ। वो कारण आपने बता दिया तो वो ही आज के दौर में एक अच्छी खबर मानी जाती है, कि आपने कहीं ना कहीं हर खबर में जो जिस वजह से हुई है वो कारण आपको
आपको छुपा हुआ है और वही कारण आपको सुबह बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। वो कारण आपको अगर पता है तो आप जीत गए, वरना फिर जो चल रहा है वो तो आप बताएंगे। तो हर खबर के पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहता है, कारण छुपा रहता, और कारण वो आगे नहीं आता, ऊपर नहीं आता, और वही कारण आपको सुबह बताना है। और कभी ऐसा हुआ कि आप ने कोई स्टोरी की है और वो स्टोरी जो आपके करंट बॉस हैं उसको नहीं लगता कि ये स्टोरी जाने लायक है? कभी ऐसी स्थिति सामने आई है आपके कि आपने बहुत मनोयोग से लिखा, बहुत मेहनत की उस स्टोरी के पीछे? हाँ, ऐसा कुछ तो मुझे याद नहीं आ रहा है कि ऐसी मेरी कोई स्टोरी रुकी होगी। जो भी स्टोरी होती है वो पहले बॉस से कंसल्ट करके ही बनती है। बहुत सारी स्टोरी ऐसी होती है जो बॉस को हमें पहले बताना रहती है कि सर ये ऐसी खबर है और ये है, तो वो जब एग्री हो जाते हैं तो आगे खबर हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बॉस को वो चीज़ एग्री नहीं करती है, और लेकिन अपने को चूँकि अपन इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो अपने को वो सारी चीज़ें पता होती है। तो कभी कभार ये भी होता है कि वो दूसरे दिन मानते हैं कि नहीं यार ये खबर थी और अच्छी गई है, ये ऐसा भी होता है। तो ऐसा कोई खबर तो ऐसा विशेष कोई याद नहीं है, लेकिन अधिकतर खबरें तो पूरे बॉस से कंसल्ट होकर ही आगे बढ़ती है, और वो उसमें आप एग्री हो जाते हैं तो चली जाती है, वरना रुक भी जाती है। और पत्रकारिता को मानते हैं कि एक बहुत ही चैलेंजिंग ये जॉब है, और आज के समय में हम देखें कि संस्थान आपको बहुत थोड़ा सा समय देते हैं और एक आपको टास्क दे देते हैं, एक तरह से एक स्टोरी आपको करनी है कुछ कम समय में। तो वो अचानक से आने वाला ये टास्क, अब चूंकि आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो नए लड़के आ रहे हैं या जो नए लोग आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको किस तरह से बताएंगे कि ये जो टास्क है उसको किस तरह से आप हैंडल करें, किस तरह से कंप्लीट करें? ऐसा जैसे आप नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए अगर आपको टास्क दिया जाता है तो उनको समय दिया जाता है कि आपको असाइनमेंट दिया जाता है कि आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, आप बावे अली चले जाओ, आप टीटी नगर स्टेडियम चले जाओ, आपको देखना है कि वहाँ से क्या खबर है, आपको ला के खबर लिखना है। आपको जो वहाँ वो दिख रहा है वो आप लिखेंगे। आप बावेली में वो जैसे नया बच्चा है वो देखेगा कि यहाँ पे मैच चल रहा है, यहाँ पे ये स्टेडियम बना है, ये यहाँ बैठे हैं, ये यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यही लिखेगा और यही लिखना चाहिए उसको। लेकिन जो एक्सपीरियंस है जो हम लोगों को है या जो सीनियर वहाँ पे हो गए हैं इस फील्ड में, तो वो उनके लिए एक अलग प्रकार का चैलेंज होता है। उनको इस टाइप का चैलेंज मिलता भी नहीं है कि आपको जाके ये करना है 3 घंटे में। हाँ, हम बाहर जाते हैं या कोई यहाँ पे बड़ा कोई प्लेयर आ जाए, कोई खेल हस्ती आ जाए, तो या आप सपोज करिए कि विक्रम अवार्ड ही चल रहा है और आपको जाके खबर लिखना है। आपको शाम को 6-7 बजे कार्यक्रम चल रहा है और 8 बजे जाके खबर। तो बहुत बार आप जब यहाँ से कार्यक्रम ख़त्म करके और जाते हैं और गाड़ी चलाते हुए जाते हैं तो आपको रास्ते भर आप गाड़ी भी चला रहे हैं और आप उस हेडिंग पे भी काम करते जा रहे हैं कि हेडिंग कहाँ से शुरू होगी, हेडिंग कहाँ से शुरू होगी। बहुत बार ऐसा ही होता है। जैसे आप बड़े इवेंट से निकले या इंटरव्यू से भी आप किसी का इंटरव्यू करके भी निकले और जा रहे हैं आपको कि आपको जाते ही बराबर लिखना है और आपके पास 1 घंटे का समय है, तो आप जो यहाँ से जहाँ से उस व्यक्ति का कवरेज करके जा रहे हैं और आपके ऑफिस तक जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको वही चलता रहेगा कि इसकी हेडिंग ये है, उसने ये बोला, ये पंच है, ये है। तो रास्ते भर आप उसमें चले जाएंगे और काम करते हुए, और वहाँ जाके आपको वो खबर फाइल करना रहती है। तो खबर फाइल हो भी जाती है, चूँकि आप सबके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, कि पहले वो हेडिंग लिखे फिर खबर बनाए। बहुत सारे लोग खबर बना के हेडिंग निकालते हैं। तो लेकिन सही तरीका उसका ये है कि आप अगर आपने एक पंच लाइन पकड़ ली और उससे आपको उठाना है तो आप उसको हेडिंग करके और फिर उसको खबर को फाइल करते जाएंगे, तो आप आगे का पूरा फ्लो आपका बना रहेगा। हमने ये देखा है आमतौर पर जिससे भी बात करें वो यही व्यक्ति कहता है कि पहले वो अखबार का पहला पन्ना खोलता है, देखता है और उसके बाद सीधे खेल के पन्ने पर आता है। और जब खेल के पन्ने पर आता है तो उसे दिखता है बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, खबरें छोटी छोटी इंटरनेशनल लेवल की खबरें, वो फिर अपनी खबरें ढूंढने लगता है। तो
कितना ये बात कष्टकारी हो जाती है आपके लिए, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है वो स्पोर्ट्स पेज पे ही आ गया और काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स पेज भर गया, तो फिर वो चीज़ें कैसे मैनेज हो पाती हैं कि कैसे कि आपने काफ़ी मेहनत की दिन भर और वो आपकी खबर नहीं जा पा रही? देखो, एड भी जरूरी है जी। बगैर एड के अखबार मुश्किल है, चूँकि बड़े अखबार तो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं, छोटे अखबार बगैर एड के सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एड भी उतने ही ज़रूरी है जितनी खबरें। लेकिन अगर बहुत कम मौके आते हैं जब आपको खबरों को वो खबरें ना जाए, लेकिन जब भी ये ऐसे स्थिति बनती है तो सारी खबरें समावेश की जाती है, उनको थोड़ा सा उनका साइज छोटा कर दिया जाता है, उनको री-एडिट किया जाता है, उसको अच्छे से बिल्कुल कस दिया जाता है। सारी खबर फालतू की चीज़ें ना जाए, लेकिन खबरें पूरी चली जाती है। जो उस रोज़ की ज़रूरी खबरें हैं पाठक के लिए, वो चली जाती है। ऐसा कोई खबरें कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि एड के चक्कर में पूरी ही खबर नहीं गई हो। ये कभी साल 6 महीने में एक आध बार ऐसा मौका आता है कि फुल पेज ऐड हो गया, लेकिन फिर दूसरे पेजों पे उनकी व्यवस्था होती है। तो ऐसा कभी मौका नहीं आता कि उनकी खबरें छोटी खबरें हो जाती है, लेकिन जाती जरूर है, मिसिंग नहीं होगी जरूर। तो कितना मन में वो लगता है कि यार मेरा पेज और इस पे सबसे ज़्यादा ऐड, अब वो जो छोटी सी जगह उसमें सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। ना ऐसा उस रोज की, जैसे अधिकतर तो क्या होता है कि आपकी जो खबरें होती है, अगर एक्सक्लूसिव खबर है तो वो तो नेक्स्ट डे आपकी प्लेस हो जाएगी, लेकिन आपकी उस रूटीन जो खबरें हैं तो रूटीन पूरी खबरें थोड़ी छोटी कर दी जाती है कि भाई यार उस दिन न दें, उस दिन जो आपने जिस पे मेहनत की है, जो है ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि आपने उसके लिए बहुत काम किया, तो फिर वो अगर बहुत ही अच्छी है कि आपको वो जाना ही है तो फिर वो दूसरे पन्ने पे भी जाती है, दूसरे पेज भी उसके लिए खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्पोर्ट्स पे ही जाए। तो ऐसे मौके बहुत कम आते हैं इसमें कि आपने बहुत अच्छी खबर है और बहुत बड़ी खबर है और उसको यहाँ जाना था, एड आ गया इसलिए रुक गई, वो अगर अच्छी खबर है तो वो आगे के पन्ने पे चली जाएगी। आज हम ये देख रहे हैं, कुछ समय से ये बदलाव देख रहे हैं। पहले तो स्पोर्ट्स के पन्ने पर ही स्पोर्ट्स की खबरें थी, लेकिन आज कोई बड़ा अचीवमेंट हमारे देश के प्लेयर ने अर्जित किया तो वो फ्रंट पेज से खबर शुरू हो जाती है। तो ऐसे में एज एक सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि गर्व होता है जब आप जिस यानी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड की खबर फ्रंट पेज पर आ जाए, क्योंकि हर जो पत्रकार रहता है या जो मीडिया से जुड़े हुए लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि उनकी खबर फ्रंट पेज पर जाए। खेल भी आजकल प्रमुख हो गया है, बहुत प्रमुख इवेंट हो गया खेल का, इसीलिए वो फ्रंट पेज पर ही आने लगा है। अधिकतर खबरें आजकल आप देख रहे हो, अवेयरनेस भी बढ़ी है खेल को लेके, तो ये सभी दूर हुआ, मीडिया संस्थानों में, मीडिया में भी हुआ है। पहले ज़रूर जो खेल की खबरें थी वो खेल पे ही जाती थी, लेकिन अब तो जो खबरें हैं वो ऐसा अचीवमेंट भी ऐसे ही आ रहे हैं, इवेंट भी ऐसे ही हो रहे हैं और उपलब्धियां भी ऐसी आ रही है कि अपने आप वो जो तीसरे पेज की खबरें हैं वो फ्रंट पेज पे जा रही है, तो खेल की खबरें हैं फ्रंट पेज पे जा रही है। तो इवेंट ऐसे होते हैं, उपलब्धियां ऐसी हो रही है, इवेंट ऐसे हो रहे हैं। उस दौरान में खेल कम हुआ करते थे, खेल भी आप साल भर में मुश्किल से 10-12 वनडे होते थे, 2-3 टेस्ट होते थे, 4 टेस्ट होते थे। आजकल 12 मास इवेंट हो रहे हैं और काफ़ी बड़े मैचेस हो रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां हो रही है, बड़े रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो जनरली जो नई चीज़ है और जो रिकॉर्ड है वो तो फ्रंट पेज को डिजर्व करेगा ही, तो इसीलिए खबरें भी ज़्यादा फ्रंट पेज की ओर आगे आ रही है। खेल में ही नहीं, सारे उसमें हो रही है, पॉलिटिकल में, क्राइम में, सभी दूर जो रिकॉर्ड बन रहे हैं वो आगे आ रहे हैं, तो सारे रिकॉर्ड आगे आ रहे हैं। आपके समय में कम लोग पत्रकारिता जगत में आते थे, लेकिन आज का समय ऐसा है जब काफ़ी जो युवा वर्ग है, जो जोश जिनके अंदर है या कुछ अलग हट के काम वे करना चाहते हैं, वो इस फील्ड को चुन रहे हैं, जो अपनी अच्छी खासी पढ़ाई करके आ रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इस फील्ड में आ तो गए, लेकिन किन किन बातों का वे स्पेशली ध्यान रखें? क्योंकि जोश एक अलग है और उसके बाद जब आप यथार्थ के तल पर जाते हैं तो बहुत थपेड़े आपको झेलने पड़ते हैं।
मीडिया मीडिया का जॉब है, ये जनरली कैरियर तो है ही, लेकिन बहुत कुछ ये एक समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ काम है। आपको समाज की जो भी चीज़ें हैं वो आगे लाने रहती है, जो भी रीति कुरीतियाँ हैं उनको आगे आपको देखना रहता है, सारी चीज़ें तो समाज से जुड़ा हुआ है, तो एक समाज सेवा का काम भी है। अब देखो, जीवन चलाने के लिए आपको पैसे की तो ज़रूरत हर जगह है, तो वो तो है ही है, लेकिन इसमें वही लोग आ रहे हैं जिनको अलग कुछ करना है, कुछ पब्लिकली जुड़े रहना है, वो वाला काम है। आप किसी बैंक में काम करेंगे, किसी और संस्थान में करेंगे, तो आप 9 से 5 तक बैठे हुए काम कर लेंगे। ये चूँकि पूरे 24 घंटे का काम है, तो आपको चैलेंज भी है, आपको अलग करना भी है, आपको काफ़ी मेहनत भी करना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, अपने प्रति ईमानदार होना है, काम के प्रति ईमानदार होना है। तो ऐसे जुनूनी लोग ही इसमें आ रहे हैं जिनको ये सब कुछ करना है। नहीं तो बहुत सारे आजकल एजुकेशन ऐसा चल रहा है कि आप को 9 से 5 वाली नौकरी आराम से मिल जाएगी, आप करिए और अपना करियर बनाइए और परिवार चलाइए। ये इस फील्ड में जो बच्चे आ रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अलग करना चाहते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उनको एक इसका जो मीडिया का क्षेत्र काफ़ी सीमित क्षेत्र नहीं, पूरा ऑल वर्ल्ड है, आप कहीं भी जाके कवर कर सकते हैं। आप कहीं आप जैसे दूसरे सेक्शन है, दूसरे गवर्नमेंट जॉब है या कुछ है, तो वो आप यहाँ से बल्लभ भवन जाएंगे, बल्लभ भवन में आपका दिन भर गुजरा, आप घर आ जाएंगे। आप नगर निगम में है तो नगर निगम जाएंगे, घर आ जाएंगे। आप का जो भी जॉब है वहीं तक। इसका जो एरिया है वो ग्लोबल एरिया है। आप भोपाल में अच्छा किया तो आपको आगे, अगर आपको छोड़ के जाना है, दूसरे संस्थान जाना है, तो आप दिल्ली चले जाएंगे, आप मुंबई चले जाएंगे, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपका खुला हुआ पूरा वो है। तो एक अलग तो है, आपको पूरा दुनिया जानने का मौका मिलता है इस क्षेत्र में। आप अगर कहीं एक ही जॉब कर रहे हैं, एक जैसे जो गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहे हैं, तो आप उसी क्षेत्र में बन के रह जाएंगे। इसमें आपका भी विकास होना है, आपके शहर का भी विकास होना, आपके परिवार का भी विकास होना है, आपका पूरा एक विशाल एरिया है। तो इस हिसाब से भी अधिकतर लोग बच्चे आ रहे हैं और उनको कुछ अलग करना है, इसीलिए ये क्षेत्र है। अभी आपने कहा कि लगभग अब ऐसा समय आ गया है कि 24 घंटे ही आपको अपने काम में व्यस्त रहना पड़ता है। तो इस व्यस्तता के कारण अभी बीच में हमने सुना था कि आपको नींद आना कम हो गई थी, यानी पहले जो 4-6 घंटे नींद के मिलते थे वो ऑटोमेटिक कम हो गए थे। तो इसके पीछे क्या कारण रहा और फिर उसको ओवरकम कैसे किया आप? जनरली आपको इस फील्ड में 24 घंटे अलर्ट तो रहना पड़ेगा। आप जितनी देर सो रहे हैं उतनी देर हैं, बाकी तो आपको सुबह उठते ही बराबर अलर्ट पूरा कि आपको कहाँ क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा। क्योंकि स्पोर्ट्स एक फील्ड है और इसमें एक इतने समय गुजारने के बाद एक स्पेशलाइजेशन आ गया। इस वजह से आपको लगेगा कि को सारे सूत्र खंगालने हैं, सारा सब कुछ खंगालना है, सारे लोगों से मिलना है, बात करना है, सभी लोगों से खबरें लेना है, तो फिर उस खबरों को फाइल करना है, उसको नया एंगल देना है। तो दिमाग आपका पूरा समय उसी में चलना है। तो बहुत बार आपको सोते सोते भी ऐसा लगता है कि ख्याल आता है कि यार अब सो नहीं रहे हैं। हाँ, सोते सोते भी आपको खबरों में ही समय गुजारना रहता। इसलिए इसलिए थोड़ा सा तो नींद हो ही जाती है। और चूंकि आपको पूरा प्रकृति के खिलाफ ही जीना है, इसलिए नींद थोड़ी बहुत तो डिस्टर्ब, जो रात में जो काम कर रहा है, जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसकी नींद तो हल्की सी तो डिस्टर्ब रहती जाए, क्योंकि सुकून की नींद तो नहीं होती। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। और अभी आप पूरे तौर पर खेलों से जुड़े हैं, खेलों के साथ आपने अपना शुरुआती जीवन जिया है, उसके बाद अभी भी अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं,
क्रिकेट खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो एक टूर्नामेंट और हम देख रहे हैं पिछले 22-23 साल से इस टूर्नामेंट के साथ आप जुड़े हैं, जो देश का मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित किया जाने वाला, मीडिया कर्मियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एकमात्र टूर्नामेंट है जो 31 साल से ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसके पीछे की कहानी क्या रही, क्योंकि आप इसमें पहले खेला करते थे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग फील्ड में कैसे आ गए और अब इसको आपने और बढ़ा दिया कि पहले इसका लेवल कुछ और हुआ करता था, लेकिन आज 1,50,000 रुपये का प्राइज मनी भी इसके साथ जुड़ गया। ये दरअसल फिटनेस का ही एक दूसरा रूप है। इस टूर्नामेंट के माध्यम से पूरे मीडिया, मध्य प्रदेश का मीडिया या भोपाल का मीडिया पूरा फिटनेस बनाए रखता है। ये फिटनेस का ही एक को इवेंट है, जैसे आप इससे जुड़ा हुआ इवेंट है। इसके लिए इस टूर्नामेंट को पूरी शिद्दत से आयोजित किया जाता है। लगभग ये हमें 31वां साल है इस टूर्नामेंट का, और इसको आयोजित करते हुए मुझे ये 20-22 साल समझ लीजिए, या 25वां साल, 25 साल तो हो ही गए इसे आयोजित करते हुए। चूँकि इसको पहले मेरे जो सीनियर है वो आयोजित करते रहे हैं, तो उन्हीं से सीखते सीखते इसमें कितना सुधार हो सकता है उतना सुधार हमने करना चाहा। तो लेकिन इसमें मेहनत भी काफ़ी लगती है, सारी टीमों को मैनेज करना, सबको समय पे पाबंद करना, सबको प्रैक्टिस की व्यवस्था कराना, सबको गेंदों की व्यवस्था कराना, सबका हम क्या करते हैं कि इस साल का टूर्नामेंट, इसकी जो बची हुई गेंदें हैं, नेक्स्ट ईयर सारी टीमों को 6-6 गेंद, 7-7 गेंद ऐसे टीमों को देते हैं कि आप प्रैक्टिस करिए, और 1-1.5-2 महीने जो प्रैक्टिस करती हैं और 1-1.5-2 महीने खेलते हैं, तो ऐसे 2 ढाई-3 महीने पूरा इस टूर्नामेंट में गुजर जाता। फिटनेस के हिसाब से सारे जितने भी यहाँ के मीडिया जगत के लोग हैं, जितनी भी टीमें हैं, 42-45 टीमें, डेली आपको आगे वॉकिंग करेगी, कोई रनिंग करेगी, कुछ नेट्स करेगी, कुछ खेलती रहेंगी, तो एक फिटनेस ऐसी बनी रहेगी। और इसके लिए सारे लोगों से ठीक ठाक व्यवहार के चलते भी ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। चूँकि एक सभी लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, साथ बैठ के खाना हो जाता है, नाश्ता हो जाता है, तो सब एक जो भी है साल भर के जो भी गिले शिकवे वो दूर हो जाते हैं। सो ये अच्छे से चल रहा है, पूरी टीम इसमें लगी हुई है। मेरे साथ ही नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं, पूरे 20-25 लोगों की टीम है, वो सब पूरे साल भर इसमें मेहनत किए रहते हैं, सब जुड़े रहते हैं, और फिर साथ खेलते भी हम। इसके साथ साथ हम इंटरफेस में ही नहीं खेलते हैं, पूरे साल भर ओपन टूर्नामेंट है, उसमें पूरी एक टीम खेलती रहती है, और वो टीम ऐसे चुनी जाती है इसी टूर्नामेंट के माध्यम से। 1-1, 2-2 सभी टीमों से खिलाड़ी लिए हुए हैं, वो साल भर खेलते हैं, और जब ये टूर्नामेंट आता है तो अपनी अपनी टीमों से खेलते हैं। ये आगे भी ऐसा चलता रहे और फिटनेस बनी रहे, इसी का प्रयास हम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। और फैमिली का नज़रिया अब किस तरह का हो गया है, क्योंकि अब एक एस्टेब्लिश आप पत्रकार हो चुके हैं, 30 साल इस फील्ड में आपने दे दिए हैं। आस पड़ोस के जब आप गांव जाते हैं तो लोगों को पता लग जाता है कि भाई ये दैनिक भास्कर जैसे संस्थान में काम कर रहे हैं, और पत्रकारों से तो वैसे भी आमतौर पर लोग थोड़ा सा डरते भी हैं कि भाई इनसे क्या बात करें। तो वो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से अब आपको वो लोग देखने लगे जिनके साथ आप अपने गांव में खेतों में रहा करते थे, और फिर भोपाल में काफ़ी समय जिनके साथ आपने बिताया है। नहीं, इसका ये भी एक सकारात्मक पहलू है कि आपको मान सम्मान इस फील्ड में है तो आपको मान सम्मान भी बराबर मिलता है। बराबर आपको पूरे शहर में, आप जहाँ भी बाहर जाएंगे वहाँ कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, और एक आपको नाम भी मिल जाता है कि यार आप पूरे समय आपकी खबरें आपकी छपती रहती हैं, नाम से लोग बाग आपको जानते रहते हैं, तो एक अलग सम्मान के नज़रिए से देखते हैं लोग बाग। और परिवार, चूँकि परिवार तो अब पूरा उसका यूज टू हो ही चुका है कि इनको भाई यार इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है, या फिर ज़्यादा इनसे वो उम्मीद नहीं करना है कि भाई यार आपको पूरे कार्यक्रम में हम शामिल होना ही है। तो बहुत सारी चीज़ें पत्नी और बच्चे, भाई बहन सब कर ही लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। उनको पता है कि अब इनका उधर भी जाना ज़रूरी है, उधर भी अपना काम देखना है, तो उस हिसाब से मैनेज होता चला आ रहा है और आगे भी मैनेज होता रहेगा। कुछ ऐसे सीनियर्स जिन्होंने आपको शुरुआती ककहरा सिखाया, क्योंकि
आपने जैसे जैसे संस्थान बदले, क्योंकि जिस संस्थान में आप गए वहाँ कुछ सीखा, फिर नेक्स्ट संस्थान में वो पूरी की पूरी टीम गई, फिर वहाँ कुछ सीखने को मिला, तो ऐसे कौन से लोग हैं, हालांकि एक बड़ा परिवार वो भी हो गया होगा जो आपके सीनियर है जिन्होंने आपको सिखाया, तो वो थोड़ा सा यदि कुछ लोगों को आप इंगित करना चाहें आज। नहीं सही है। वैसे तो बहुत सारे रहे हैं, लेकिन मेरा अधिकतर समय जो गुजरा है वो तो भास्कर में गुजरा है और अभी गुजर ही रहा है। तो शुरुआती दौर में मैंने जो शुरुआत की थी वो की थी नई दुनिया से। तो नई दुनिया में मुझे शुरुआती लोग जैसे मैंने बताया कि शकील भाई है, मास साहब हैं, फिर मुझे सही दिशा देने में अजीत सिंह है, राघवेंद्र सिंह जी है, मृगेंद्र सिंह जी है, प्रकाश भटनागर जी है, और फिर इसके बाद में जो हमारे जो इसके बाद में नगीन बारेकिया जी हैं। नगीन बारेकिया जी से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, गीत दीक्षित जी से भी काफ़ी सीखने को मिला, लेकिन मेरे को सही दिशा जो मेरे करियर को दी है वो अजीत सिंह ने दी है। अजीत सिंह ने मुझे ही बताया कि आपको क्या करना है और क्या किधर से, एक सही समझाइश उन्हीं के द्वारा दी गई है। मैं उसको मानता भी हूँ और समझता भी हूँ। और इसके बाद तो चूँकि अब अखबार में जब मैं भास्कर ज्वाइन किया तो मेरे सबसे जो इमीडिएट बॉस थे वो नगीन बारेकिया जी थे, उन्हीं से सीखना हुआ। फिर मेरे जितने भी एडिटर हुए हैं, महेश जी, NK सिंह साहब, बाबूलाल जी, अभिलाष खांडेकर जी, गिरीश मिश्रा जी, फिर राजेश उपाध्याय जी, आनंद पांडे जी, इसके अलावा अवनीश जैन साहब, फिर सतीश सिंह जी, उपमिता जी, पूरे जितने भी एडिटर हैं सभी लोगों से काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। और वही आज भी सीखने का दौर चल ही रहा है। वो जैसा बताते जाते हैं वैसा करते जाते हैं। और चूँकि इस फील्ड में काफ़ी लंबा समय गुजर गया है तो उतना तो मैं नहीं कहता कि मेरे को बहुत ज़्यादा विशेषज्ञता आ गई, लेकिन हाँ एक स्पेशलाइजेशन तो हो गया इस फील्ड में हर एक चीज़ का, ताकि हर एक चीज़ की जानकारी भी पूरी ठीक ठाक हो गई। तो ये ठीक चल रहा है अभी तो। और आज सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, जिस कारण पहले तो हम मीडिया को एक बहुत सशक्त माध्यम मानते थे, लोगों की बातों को जो कहता था, लेकिन अब उन पर भी थोड़ा थोड़ा उंगली उठने लगी है या उनके लिए भी लोग बोलने लगे हैं। तो वो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज ऐसा आने लगा है। आज के दौर में आप कोई चीज़ छिपा नहीं सकते। जी जी। पहले भली अगर अगर आप कुछ चीज़ छुपाना चाहें, कुछ आंकड़े छुपाना चाहें, कुछ खबरें ही अगर आप दबाना चाहें तो दब जाती रही होगी, लेकिन आज के दौर में आप जरा सा भी दायां बायां नहीं कर सकते। तो ये एक चैलेंज है, आपको ईमानदारी से पूरा काम करना है। आप अगर कोई चीज़ छिपाना चाहेंगे तो वो छिपेगी नहीं। सोशल मीडिया पे वो बराबर आपको आ जाएगी। तो आपको 10 सवाल होंगे कि साहब आप ऐसा कर रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज तो है। तो आपको आज के दौर में कोई चीज़ आप छिपा नहीं सकते, आपको जो है वो पूरा करना ही है। ये एक चुनौती है। और अभी आपने बताया कि आपकी एक 20, 22, 25 लोगों की टीम है जो साल भर अलग अलग मीडिया के इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। ये वही लोग हैं जिनके साथ आप इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं और इनसे भी कुछ अपने फील्ड की बातें कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कोई जो बड़ा है वही हमें सिखा सकता है। काफ़ी ऐसे यंग लोग भी आते हैं जिनसे भी आप सीख सकते हैं। बराबर, इसमें दो राय नहीं है। मेरे पास या मेरी जो टीम है या मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, सभी टोटल 30 नहीं, मैं 35-40 लोगों की पूरी टीम है। मेरे को उसमें भी जब हम कहीं जो इवेंट करते हैं या खेलते हैं या खिलाते हैं, उस समय भी टीम 11 अगर चुनना हो तो मुझे बहुत परेशानी होती है। लेकिन चूँकि मेरे को अधिकतर मेरे इसमें जो मेरी टीम में मेरे छोटे भाई जैसे लोग हैं, तो मैं आसानी से मैनेज कर लेता हूँ। और दूसरा, उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखता भी। सब अलग अलग फील्ड के लोग हैं। अभी अब मैं अगर नाम लेना चाहूँगा तो नाम तो 40 में ले ही दूंगा, लेकिन सभी अलग अलग फील्ड के हैं। तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कौन किस क्या कर रहा है, अपन क्या कर सकते हैं। उन पे हर एक चीज़ की सलाह मशवरा भी होता है, वो भी सलाह लेते हैं, मैं भी उनको सलाह देता हूँ, वो भी मुझे कुछ समझाइश देते हैं। तो उस पर काम होता है और एक टीम के रूप में अच्छा काम चल रहा है। यही आगे चलता रहे, यही दुआ है, दुआ कर रहे हैं। रघुवंशी जी, इतने समय के बाद व्यक्तिगत कुछ बातें मैं जानना चाहूँगा कि पसंद आपकी क्या है? स्पोर्ट्स और इसको एक तरफ रख दिया जाए, यदि पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता को, उसके अलावा क्या क्या शौक
हैं व्यक्तिगत जीवन? कुछ एक शौक हैं जो कैमरे के सामने नहीं बता सकता। मेरे है कुछ एक शौक हैं हाँ। जो मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता हूँ। मैं गांव जाता हूँ, मैं गांव में सुकून से रहता हूँ। मेरा कुछ वहाँ गांव जाके गांव के लोगों में बीच में बैठना है, सुकून लगता है। शौक में मेरा शौक ही आजकल खेल हो गया है। मैं घर पे भी बैठता हूँ तो मैं टीवी पे भी मैच ही देखता हूँ, कोई सा भी मैच हो। तो टेनिस चला हो टेनिस देखूंगा, बैडमिंटन हो रही तो बैडमिंटन देखता हूँ। इसके अलावा अगर क्रिकेट चल रही तो क्रिकेट देखूंगा, फुटबॉल, हॉकी, सारे गेम। चूँकि इन सब चीज़ों के सारे एक वो चीज़ें पूरी आ गई तो सारी चीज़ें देखने में मैं स्पोर्ट्स ही देखता हूँ। टोटल मेरा शौक ही स्पोर्ट्स है, इसके इधर कोई ऐसा कोई शौक नहीं है। और मध्य प्रदेश के खेलों को आपने बहुत अच्छी तरह से कवर किया पिछले 30 सालों से। तो वो जो बदलाव मध्य प्रदेश के खेलों में आप देख रहे हैं कि आज नेशनल गेम से हम टॉप 4 में आ गए हैं और हमारे प्लेयर्स जो ओलंपिक तक में पहुंच रहे हैं, ओलंपिक में मेडल हासिल कर रहे हैं, तो ये जो बदलाव है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये कैसे बयां करेंगे आप? तो ये जो बदलाव आया है वो 2006-07 के बाद या 2006-07 से पहले का हम नेशनल गेम्स देखेंगे तो आप भी जानते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ हुआ करती थी, कितने हमारे मेडल हुआ करते थे। हम जनरली अगर 25 राज्य खेल रहे हैं तो हम 15वें, 16वें, 17वें ऐसे नंबर पे हुआ करते थे। हमारी जो इसमें बदलाव आया या फिर हमारा परफॉर्मेंस ठीक हुआ है वो हुआ है 2006-07 के बाद में, जब से अकेडमियाँ शुरू हुई। तो हमने 2007 में मणिपुर में जो नेशनल गेम्स हुए थे, इसके बाद रांची हुए, फिर जहाँ जहाँ हमारे नेशनल गेम्स होते गए हम एक एक पायदान ऊपर चढ़ते गए। और अभी जो हालिया जो हुआ वो उत्तराखंड वाला हुआ था लास्ट, 2025। हाँ, उत्तराखंड में हम एज ए चौथे स्थान पे रहे हैं। तो मेडल भी हमारे 80 प्लस मेडल रहे हैं। हमारा हाईएस्ट इसी दौरान गुजरात में बना था 101 का या 102 का, 100 से ऊपर का हमारा जो मेडल टैली गई थी वो 100 से ऊपर की वहाँ गई थी। तो इसकी मेन वजह तो अकेडमियाँ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश को इन और ऊपर जाने के लिए बहुत कुछ करना है। अकेडमियों ने तो एक एक्सीलेंसी प्रदान की है सारे खिलाड़ियों को, लेकिन अभी एसोसिएशन को ग्रास रूट पे और भी काम करना है। आपके एसोसिएशन इस समय मध्य प्रदेश में कमज़ोर है। एसोसिएशन को ऊपर लाने के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, नियम बनाने चाहिए। या मध्य प्रदेश में अधिकतर एसोसिएशन में गुटबाजी भी चल रही है, तो गुटबाजी ख़त्म करना है। एक प्रॉपर तरीके से मान्यता प्राप्त जो संस्थान एसोसिएशन है उसको मान्य करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। उन्हें कुछ अगर फाइनेंशियल मदद मिल जाए तो वो मदद करना चाहिए, तो फिर और खेल ऊपर चला जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में जो भी उपलब्धियां आ रही है वो कुछ एक एसोसिएशन इसमें ठीक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे एसोसिएशन है, बहुत सारे एसोसिएशन के दम पे भी हम हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स में कायाकिंग, कैनोइंग है, रोइंग है, सेलिंग है, और भी बहुत सारे खेल हैं जो एसोसिएशन के माध्यम से ही ऊपर बढ़े हैं। लेकिन अधिकतर पे जो एक्सीलेंसी आई है वो आई है अकेडमी के जो प्लेयर हैं अधिकतर। उसमें आप पिछले नेशनल गेम्स में ही आप देखेंगे तो जो मेडल हैं वो आधे से ज़्यादा एकेडमी वाले बच्चों के हैं और आधे से कम एसोसिएशन के प्लेयर हैं। अब चूंकि एसोसिएशन के प्लेयर भी एकेडमी को भी प्लेयर मिल रहे हैं एसोसिएशन से, इसलिए हम एसोसिएशन की उपलब्धियां नकार नहीं सकते। लेकिन आपको एसोसिएशन को भी और ऊपर काम करना होगा। बहुत सारी एसोसिएशन अभी निष्क्रिय पड़ी है, सिर्फ कागज़ पे चल रही हैं, उनके पास प्लेयर नहीं है, कोच नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, तो उनको भी बहुत कुछ करना रहता। ये एक नेशनल गेम्स के हिसाब से हमारा क्राइटेरिया हो गया कि हम अभी चौथे स्थान पे। अगर हम क्राइटेरिया एक एशियन गेम्स रख ले, ओलंपिक रख ले, तो हम अभी भी वही 2007 से पहले की स्थिति में है। अगर हम क्राइटेरिया चेंज कर लें, नेशनल गेम्स छोड़ दें, नेशनल गेम्स हमने क्राइटेरिया माना, हम तीसरे नंबर पे हैं। हम अगर एशियन गेम्स क्राइटेरिया माने तो थोड़े से नीचे आ जाएंगे, ओलंपिक माने तो बहुत ही नीचे आ जाएंगे। आज
ओलंपिक की टीम जा रही है, अगर आपका डेलीगेशन 200 लोगों का है या 250 लोगों का है, तो मध्य प्रदेश की उसमें प्रतिभागिता या प्रतिनिधित्व मात्र 3, 4, 5 हाईएस्ट जी जी आपने देखा होगा, हाईएस्ट अगर हमारे प्लेयर मध्य प्रदेश के गए होंगे तो 6-7 वो भी हॉकी की वजह से। हॉकी में 2, 3, 4 प्लेयर हमारे चले जाते हैं। तो बाकी दीगर गेम्स में आपका प्रतिनिधित्व ओलंपिक लेवल पर बिल्कुल शून्य सा है। हमें अगर क्राइटेरिया हम अगर चेंज कर लें, ओलंपिक रख लें, तो हमारा परफॉर्मेंस अभी भी वही है जहाँ बहुत पहले हुआ करता। हमें उस लेवल पे अगर अपना वो बढ़ाना है तो और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी हम हरियाणा हुए, यूपी हुए, महाराष्ट्र हुए, तमिलनाडु हुए, पंजाब हुए, दिल्ली हुए, इनसे उस लेवल पे, ओलंपिक वाले लेवल पे तो हम अभी पीछे चल रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। हाँ, हमने नेशनल लेवल पे बहुत कुछ किया है, नेशनल लेवल पे हमारा ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर नेशनल लेवल पे मानेंगे तो हम तीसरे चौथे पे हैं, क्योंकि अगर हम सर्विसेज को हटा दें तो थर्ड आ ही जाएंगे, कोई नहीं, और अगर बेसिक रखेंगे तो हम चौथे स्थान पे। और ये 3-4 नेशनल गेम से कंटिन्यू हम टॉप 5 में बने हुए हैं, तो नेशनल लेवल पर तो हमारा परफॉर्मेंस ठीक आ गया। लेकिन जहाँ क्राइटेरिया चेंज होता है कि एशियन गेम्स या हम क्रिकेट की टीम ही ले ले या फिर हम एशियन गेम्स की टीम ले ले, तो हमारा परफॉर्मेंस अभी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत बता रहा है। और एक खिलाड़ियों के पलायन की बात भी आती है कि जो हमारे टॉप क्लास एथलीट्स हैं, हम उठाकर देख लें कि वो अपनी सर्विसेज या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में चले जाते हैं या दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। तो ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि जब एक पौध आपने लगाई, वो एक अच्छा फल देने वाला वृक्ष बन गया, फिर वो दूसरे स्टेट में चला गया, वो सेवाएं वहाँ दे रहा है। ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे खिलाड़ी मध्य प्रदेश छोड़ के कहीं ना जाएं। लेकिन कैरियर अगर उन्हें बनाना है तो उन्हें जाना ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जॉब की। हम जॉब दे रहे हैं सिर्फ साल में 10 प्लेयर को, किस माध्यम से? विक्रम अवार्ड के माध्यम से। जो विक्रम अवार्डी हो जाता है उसको उसकी योग्यता अनुसार जॉब दे दिया जा रहा है। बाकी हमारी अभी फ़िलहाल कोई योजना नहीं चल रही है खिलाड़ियों को जॉब देने की। तो आप 10 खिलाड़ियों को अगर साल भर में जॉब देंगे तो बाकी खिलाड़ी कहाँ जाएंगे? बाकी खिलाड़ी अपना कैरियर बनाने के लिए दूसरे राज्य या दूसरी जो केंद्रीय एजेंसियाँ उनकी ओर रुख करेंगे और उधर से खेलेंगे। हम नेशनल गेम्स में भी और ऊपर जा सकते हैं, दूसरे तीसरे पे भी जा सकते हैं, दूसरे पे जा सकते हैं, पहले पे भी जा सकते हैं। हम अपने खिलाड़ियों से हार जाते हैं, क्योंकि अपने खिलाड़ी उधर गए, उन्हीं से फाइट कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को कैरियर बनाने के लिए उनकी मदद करे, उनके लिए योजना लाए। विक्रम अवार्डी नहीं, दूसरी कुछ योजना ला के उन्हें जॉब दें तो काम आसान हो जाएगा, वरना ये पलायन जारी रहेगा। क्योंकि खिलाड़ी का कैरियर कितने साल का होता है? 10 साल का। वो 10 साल खेलेगा, इसके बाद में फिर उसको आगे अपना कैरियर तो देखना ही है ना। तो कैरियर बनाने के लिए अधिकतर खिलाड़ी पुलिस में, केंद्रीय एजेंसी में जो भी हैं, सब उधर जॉब करने चले जाते हैं। रेलवे है, एयर इंडिया है, CRPF है, सभी दूर चले जाएंगे और जाना भी चाहिए। उनको कैरियर बनाना है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ योजना बीच में लाए थे कि वो पुलिस में 1 साल में 60 खिलाड़ियों को भर्ती करने की, लेकिन उसमें कुछ एक साल वो योजना चली, इसके बाद में वो ठंडे बस्ते में चली गई। अभी तक उसका कोई सुलसुलाटा दिख नहीं रहा है। तो खिलाड़ी पलायन कर रहे हैं। अगर वही योजना वापस आ जाएगी तो ठीक है। दूसरे राज्य आज भी नेशनल गेम्स के मेडल पे जॉब दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश में आज भी एशियन गेम्स के मेडल पे जॉब नहीं है। तो ये तो एक विडंबना है, इसको तो सुधारना की ही ज़रूरत है। बगैर सुधारे पलायन रुकेगा नहीं। खिलाड़ियों के लिए कुछ ना कुछ इस दिशा में तो काम करना ही होगा सरकार को, वरना ये पलायन जारी रहेगा। तो नुकसान कुल मिला के खिलाड़ी का हो रहा है, और जब आप इतनी एकेडमीज बना रहे हैं तो उनका लाभ फिर किस तरह से हमें मिल पा रहा है? हम केवल क्या नेशनल गेम्स तक ही सीमित है, क्योंकि सरकार का ये सोचना है कि पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और लोगों को फिट इंडिया और ऐसे मूवमेंट खेलो इंडिया के माध्यम से एक खेलों का वातावरण निर्मित करने की केंद्रीय सरकार की योजना है।
तो हम उसमें कहीं ना कहीं इनके माध्यम से पीछे जाते नजर आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं है कि नेशनल गेम्स हमारे प्लेयर खेल भी रहे हैं, वो एशियन गेम्स में भी खेल रहे हैं, ओलंपिक में भी खेल रहे हैं, है ना, लेकिन उस संख्या में नहीं खेल रहे हैं जो संख्या हमें होनी चाहिए। बहुत सारे जगह एकेडमियाँ नहीं है लेकिन उनके प्लेयर बहुत सारे हैं। एकेडमी कल्चर नहीं है वहाँ पे, लेकिन उनके प्लेयर टीमों में हैं और इंडिविजुअल गेमों में भी उस लेवल पर है। तो ये नहीं कह सकते कि हमारा बिल्कुल ओलंपिक में ऐसे नहीं। अभी आप ईश्वर है, विवेक हैं, ये 2 प्लेयर आपके ओलंपिक खेल ही रहे हैं, और भी संभावित प्लेयर आ सकते हैं। अभी एथलेटिक्स में समरदीप हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आशी चौक से हो सकती हैं शूटिंग में, हॉकी में नए प्लेयर हमारे आ सकते हैं। लेकिन आपको जॉब के लिए तो अलर्ट होना ही पड़ेगा खिलाड़ियों को लेके, बगैर जॉब के काम चलेगा नहीं। और जॉब नहीं देंगे तो खिलाड़ी जाते रहेंगे और आपका परफॉर्मेंस ऐसा ही जहाँ टिकाना वहीं टिका रहेगा, तीसरे चौथे इससे ऊपर नहीं आएंगे। और मतलब वातावरण जो खेलों का केंद्रीय सरकार चाहती है बने पूरे देश में, वो शायद फिर कम बन पाएगा प्लेयरों के जाने से। नहीं, माहौल तो है, माहौल अभी खेलों का है, मध्य प्रदेश में भी माहौल ठीक है, माहौल बढ़िया है खेलों का। अभी बहुत सारे इवेंट चल भी रहे हैं और अन्य राज्यों की बनिस्बत माहौल ठीक ठाक है। लेकिन मैंने बोला ना कि जो अगर क्राइटेरिया वाइज अगर आप बांट देंगे तो परफॉर्मेंस हमारा बंद सा गया है एक प्रकार से। अब मैं पिछले 12-14 साल से अपना जो परफॉर्मेंस देख रहा हूँ वो एक जगह स्थिर सा है, वही चौथे पांचवे, वो भी नेशनल में। और जैसे ही ऊपर जाते हैं तो वो इक्का दुक्का हर एक, आप कोई से उठा लो, आप लंदन ओलंपिक उठा लो 12 का, उससे पहले 6 का वो उधर 8 का बीजिंग देख लो, आप 16 का रियो देख लो, आप टोक्यो देख लो, आप अभी ये देख लो। तो हमारा जो खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है वो इक्का दुक्का ही है, 2-3-4 ऐसे ही बना हुआ। ये जाके ऐसे 10-12-15 पे ऐसा नहीं जा रहा है, तो ये एक बंद सा गया है। और नेशनल गेम्स में भी हमारा परफॉर्मेंस है एक बंद सा गया है कि हम तीसरे चौथे 3-4 नेशनल गेम्स में हमारा यही है। तो ये बना हुआ है एक माहौल ठीक है, लेकिन माहौल में कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे हमें गौर करना पड़ेगा। यदुवंशी जी, चलते चलते स्पोर्ट्स मिरर 1 के लिए अपना जो पूरा जीवन का निचोड़ है, अभी तक का जो करियर आपका रहा है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सीनियर आप जर्नलिस्ट हो चुके हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो खेलों के साथ जुड़े हैं, वो लोग जो खेलों के साथ नहीं जुड़े हैं, वो जो बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड पर और जो लोग चाहते हैं खेलना, उन सभी के लिए? सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए और आपको अपना आकलन करना आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है और आपका मजबूती पक्ष क्या है। आप अगर पहचान गए कि मेरी ये वीकनेस है और मेरा ये वाला स्ट्रांग पक्ष है, तो आप दुनिया में कहीं चले जाएंगे, आपको कोई असफलता नहीं मिलेगी आपको। लेकिन खुद को अपना आकलन ईमानदारी से करना होगा। आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे और काम के प्रति ईमानदार रहेंगे तो आप सफल हैं। यही सफलता का एक राज है। आपको अपना आकलन करना आना चाहिए कि मैं रामकृष्ण यदुवंशी, मेरा क्या मजबूती है और मेरा क्या कमजोरी है। ये अगर आप जान गए तो आप सफल हैं। आप अपने को ही धोखा देते रहे कि नहीं यार मैं तो ऐसा हूँ, तो फिर आप आगे भी गच्चा खाते रहेंगे। ऐसा ही सभी के साथ है, खिलाड़ी हो या कोई बैंकर हो या फिर कोई भी हो, उसको अपना आकलन करना आना चाहिए। अगर आप अपना आकलन कर गए तो आप सक्सेस। स्पोर्ट्स मिरर 1 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें आपके साथ आज इस एपिसोड में हमने साझा की और हम आशा करते हैं कि ये बातें जो हमारे दर्शक हैं जो इस एपिसोड को देखेंगे उनके जीवन में भी बहुत बेहतरी का काम करेंगे। धन्यवाद दर्शकों, ये थे 3 दशक से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट का काम हमारे प्रदेश में देखने वाले दैनिक भास्कर में हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट RK यदुवंशी, जिन्होंने कहा है कि आप अपना आकलन करें और अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। और आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बातों को मजबूती के साथ
अपने साथ बांध कर रखें, तभी आप जीवन में कहीं भी जा सकते हैं, हर ऊंचाई को आप स्पर्श कर सकते हैं।